नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ। अपना शुरुआत करेंगे बुलेटिन की अहिल्याबाई होलकर की आज जयंती है। अहिल्याबाई होलकर की इस जयंती पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। देहरादून में भी कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सीएम धामी और बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने दीप जलाकर कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। बताते चले कि अहिल्याबाई होलकर की आज जयंती है। अहिल्याबाई की इस जयंती पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। देहरादून में भी कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सीएम धामी और बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने दीप जलाकर कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। अहिल्याबाई को पुष्प अर्पित कर सीएम ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। लंबे समय के इंतजार के बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा दी है, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये तमाचा उन लोगों पर है जो अंकिता भंडारी के मामले को लेकर सरकार पर आरोप लगा रहे थे। सरकार बार बार कह रही थी कि मामला न्यायालय में है और सरकार ने जो काम करना था वो कर दिया। घटना के बाद डेड बॉडी रिकवर कर ली गई थी, अपराधी को पकड़ लिया गया था, बाकी काम कानून को करना था। मंत्री ने कहा कि अब जो निर्णय न्यायालय ने लिया है वो स्वागत योग्य है और उन पार्टियों पर तमाचा है जिन्होंने अंकित मामले में सरकार को घेरने की कोशिश की। ये क्योंकि मामला न्यायालय में था और न्यायालय एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करते हुए हेयरिंग के बाद निर्णय लेता है। और ये तमाचा सीधे सीधे उन लोगों पे है जो अंकिता भंडारी को लेकर के सरकार पर आरोप लगाया करते थे। जब सरकार बार बार कहती थी मामला न्यायालय में है, सरकार ने जो काम करना था वो कर दिया था। उसके बाद उसका डेड बॉडी रिकवर कर दी थी, अपराधी उसमें एक्यूज को पकड़ लिया गया था। यही सरकार का काम था, बाकी काम कानून को करना था। आज कानून ने निर्णय लिया, निश्चित रूप से ये निर्णय स्वागत योग्य भी है। और दूसरी तरफ उन लोगों पर, उन पार्टियों पर करारा तमाचा है जिन्होंने सरकार को अंकिता हत्याकांड के नाम पे घेरने की कोशिश की। लंबे समय के इंतजार के बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा दी है, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये तमाचा उन लोगों पर है जो अंकिता भंडारी मामले को लेकर सरकार पर आरोप लगा रहे थे। सरकार बार बार कह रही थी कि मामला न्यायालय में है और सरकार ने जो काम करना था वो कर दिया। घटना के बाद डेड बॉडी रिकवर कर ली गई थी, अपराधी को पकड़ लिया गया था, बाकी काम कानून को करना था। मंत्री ने कहा कि अब जो निर्णय न्यायालय ने लिया है वो स्वागत योग्य है और उन पार्टियों पर तमाचा है जिन्होंने अंकित मामले में सरकार को घेरने की कोशिश की। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल हमसे जुड़े हैं। आपसे जानेंगे, बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, इस फैसले से क्या बीजेपी को फायदा होने वाला है? नहीं, बिल्कुल फायदा नुकसान तो अभी कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि ये मामला फायदा नुकसान से जुड़ा हुआ था ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जन भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला था। जिस तरह से एक युवती के साथ दुष्कर्म हुआ, दुष्कर्म होने के बाद उसको मार दिया गया और उसके बाद 3 लोगों के ऊपर आरोप लगे। इसके साथ ही कई सारे आरोप और भी लगे। अब पक्ष विपक्ष जरूर यहाँ पर होना शुरू हो गया है। ऐसे अगर देखा जाए तो ये पूरा जो आंदोलन जुड़ा था अंकिता भंडारी से, ये पूरी तरह से एक जन भावनाओं का आंदोलन था। किसी पार्टी से लेने देना कुछ नहीं था इससे। कांग्रेस ने जरूर इसमें वेटेज लेने की कोशिश की, भाजपा इसमें बैकफुट में आई, भाजपा ने अपने आप को बचाने की कोशिश की। लेकिन देखा जाए तो पूरी तरह से ये एक आम आदमी से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा एक आंदोलन था, जिसमें इंसाफ की मांग की जा रही थी, जिसमें ये था कि सिर्फ इंसाफ चाहिए अंकिता भंडारी को। लेकिन अब जिस तरह से मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, सुबोध उनियाल का बयान आया, उसके बाद और अन्य मंत्रियों के बयान आए हैं, पूर्व जो मंत्री थे उनके बयान आए हैं, तो सबका ये कहना है कि सरकार ने बहुत अच्छे तरह से जो है इसको हैंडल किया। अगर देखा जाए तो सरकार ने बहुत अच्छे से संभाला। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से अलग अलग कई सारे बयान आए हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान आया है, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है करण मेहरा, उनका बयान आया और सबका ये कहना है कि उम्र कैद सजा काफी नहीं है, फांसी की सजा होनी चाहिए थी। यानी देखा जाए तो जहां भाजपा खुद को इस समय ये कह रही है कि हमने देखिए दोषियों को सजा दिलवा दी, जो हमारा काम था, तो कांग्रेस कह रही है कि ये सजा काफी नहीं थी, आप लोगों ने किसी को बचाने की कोशिश की है।
जी, जैसे मंत्री उनियाल ने कांग्रेस पर भी हमला बोला है, तो इसके पीछे क्या मायने हैं? बिल्कुल उनका कहना सीधे तौर पर यही है कि इस मामले को बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ा चढ़ा कर कोशिश कर रही है कि अपना वेटेज लेने का जो है वो विपक्ष, इसलिए विपक्ष को ये नहीं करना चाहिए। उनका भी यही कहना है कि जन भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, पूरी तरह से सरकार ने अपनी जो भी हो सकती थी वो सारी चीजें की है और इंसाफ दिलाया है सरकार। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद योगेश। आपसे और भी जानकारी आगे लेंगे, बने रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्यायालय द्वारा तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने का फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और निश्चित रूप से अंकिता को आंशिक न्याय दिलाता है। माहरा ने यह भी स्पष्ट किया कि अब भी कई गंभीर सवाल अनुत्तरित हैं, जिनका उत्तर धामी सरकार को देना होगा। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने दोषियों को सजा दी है, लेकिन ये पूर्ण न्याय नहीं है। आज भी ये स्पष्ट नहीं है कि किन वीआईपी व्यक्तियों को बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रयास किए। जांच के दौरान साक्ष्य नष्ट किए जाने की मंशा से वनंतारा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने का आदेश किसके निर्देश पर दिया गया? प्रारंभिक जांच में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बरती गई लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है? और रिसोर्ट में आग लगाकर सबूत नष्ट करने वालों पर अब क्या कार्रवाई हुई है? ये भी माहरा ने कहा। जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, तब तक यह मामला अधूरा रहेगा। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को जनता के बीच लगातार उठाती रहेगी और सरकार से जवाबदेही की मांग करती रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई केवल दोषियों को सजा दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण न्याय और सच्चाई सामने लाने तक जारी रहेगी। भंडारी मर्डर केस में जज साहब ने फैसला दिया और 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी है। हम उनके इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि कोर्ट अपना फैसला सबूतों के आधार पर करती है। अभी ये न्याय अंकिता का पूरा नहीं हुआ है जब तक वीआईपी का नाम सामने नहीं आता और उन नेताओं को सजा नहीं होती जिन्होंने सबूत मिटाए, डोजर चलवाया, अंकिता का कमरा तोड़वाया, जिन्होंने अंकिता का बिस्तर तालाब में डाल दिया, स्विमिंग पूल में, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? वो पुलिस के अधिकारी जिसने कमरे को वीआईपी बताया, उसके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती, उस विधायक और उस बड़े नेता के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती जिसने पूरे सबूत मिटाने का काम किया, डोजर चलवाया, आग लगवाई, और आग एक बार नहीं 17 दिन के बाद दोबारा आग लगी है, तो हम अंकिता के न्याय को आज अधूरा न्याय मानते हैं। प्रकृति को अपना न्याय करना होगा। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमसे जुड़े हैं। आपसे जानेंगे, कांग्रेस ने अदालत के इस फैसले का स्वागत तो किया है, लेकिन इसे आधा अधूरा इंसाफ बता रही है, ऐसा क्यों? देखिए, मैं बात करूं तो लगातार जिस तरीके से 3 साल लगभग पूरे होने जा रहे हैं और अंकिता भंडारी केस को लेकर जिस तरीके से बातें उठ रही थी कि फांसी की सजा होनी चाहिए उन दरिंदों को, और मुख्य जो वीआईपी कहते हैं वीआईपी का कब सामने आएगा, वो वीआईपी को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी। लेकिन आखिर में जब कल सजा का ऐलान हुआ और सजा की बात आई तो उम्र कैद की सजा हुई, और उम्र कैद की सजा में खुद अंकिता की मां भी कह चुकी है कि मैं उनके उससे खुश नहीं हूं, और वो वीआईपी कौन है। तो इसी को लेकर कांग्रेस भी लगातार सवाल उठा रही है कि वो वीआईपी कौन है, और उम्र कैद की सजा अगर इतने साल स्टडी करने के बाद इतने साल अगर उम्र कैद है, फांसी नहीं है, तो ये आधा अधूरा इंसाफ है। क्योंकि इंसाफ नहीं है, क्योंकि जो बच्ची जिस घर के बच्ची गई है उस घर पे क्या बीत रही होगी। और सबसे बड़ी बात है कि कहता है सरकार पे भी सवाल उठाए कि सरकार ने क्या पैरवी करी, जो लगातार कहे हम इंसाफ दिलाएंगे, हम इंसाफ दिलाएंगे। क्या यही इंसाफ रह गया है कि उम्र कैद की सजा और वीआईपी का लापता? यही इस पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, और लगातार सवाल उठाते उठाते जिस तरीके से बात चल रही है, तो यही हो रहा है कि उम्र कैद की सजा ना होते हुए बल्कि फांसी की सजा होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश। आपसे और भी जानकारी आगे लेंगे, बने रहिए हमारे साथ।
अंकिता भंडारी हत्याकांड में संलिप्त तीनों दोषियों को न्यायालय ने सजा सुनाई है, जिसके बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए न्यायालय और सरकार दोनों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी के साथ जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ उसको लेकर एक बहुप्रतीक्षित फैसला न्यायालय द्वारा दिया गया, जिसके बाद पीड़ित पक्ष को निश्चित रूप से उनके दुख में थोड़ी राहत मिली होगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के अपराधी को सजा जरूर मिलनी चाहिए ताकि वो नाजिर बन सके और ऐसे कुकृत्य करने वाले लोगों को सोचना पड़े कि अगर हमने ऐसा कुछ किया तो हमारे खिलाफ भी यही फैसला आएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने पीड़ित पक्ष के साथ खड़े होकर जिस तरीके से काम किया है, मैं मुख्यमंत्री और सरकार का भी आभार व्यक्त कर रहा हूँ। आखिरकार न्याय की जीत हुई। में थोड़ी राहत तो जरूर मिली होगी। और मेरा मानना ये भी है कि अपराधी, इस प्रकार का अपराधी या किसी भी प्रकार का अपराधी, उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए ताकि इसका एक नजीर बन सके, एक संदेश जा सके और आने वाले समय पे जो इस प्रकार के कुकृत्य करने वाले लोग हैं उनको 100 बार सोचना पड़े कि यदि हम कोई इस प्रकार का काम करेंगे तो उनके साथ इसी प्रकार का निर्णय होगा या इस प्रकार का फैसला उनके खिलाफ आएगा। मैं माननीय न्यायालय का भी बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ और निश्चित रूप से जिस प्रकार से सरकार ने पीड़ित पक्ष के साथ खड़े होकर काम किया। इसी के साथ ही लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश कोठारी जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे आने वाले लोगों पर इस फैसले का क्या असर होने वाला है। देखिए, मैं बात करूं अंकिता भंडारी के इस मामले में जिस तरीके से कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, उसी के मुख्यमंत्री धामी व पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, लगातार सबके बयान आए हैं। प्रेमचंद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भी बयान आया है, तो लगातार उन्होंने कोर्ट का स्वागत किया। जो अदालत ने जो फैसला दिया है उसका नैनीताल को उसका स्वागत किया और लगातार जो है उन्होंने ये कहा कि जो भी निर्णय का फैसला जो कोर्ट ने दिया है वो स्वागत योग्य है और देर हुई परंतु जो है जितना समय लगना चाहिए था, क्योंकि उसमें समय लगा, लेकिन पूरी तरह से संतुष्ट है सरकार कि हमने जो है सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने जो जितना प्रयास किया और हमें जो है आज कामयाबी मिली अंकिता भंडारी केस में और हम संतुष्ट हैं। और साथ में आगे जो इस तरीके को कुकृत्य करेगा, जो इस तरीके के काम करेगा, उनके लिए एक नजीर पेश हुई है कि कोई भी दोषी कोई भी हो बख्शा न जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश, यह जानकारी हमें देने के लिए। पीएम राजकीय इंटर कॉलेज में प्रतिभा एवं प्रांतीय लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने जिले के सरकारी विद्यालयों में 10 करोड़ 72 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसी के साथ ही राजकीय इंटर कॉलेज में आर्ट और कॉमर्स की शिक्षा भी अब दी जाएगी। इसी के साथ मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षा के रहे 40 लाख छात्र छात्राओं को सरकार लगातार सुविधाएं देने का काम कर रही है। इसी कड़ी में हरिद्वार जिले के विद्यालयों को 10 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि दी गई है, जिससे शौचालय भवन, फर्नीचर, लैब आदि बनाए जाएंगे। इसके साथ ही मेधावी छात्राओं को साइकिलें दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के पीएम स्कूलों को 2-2 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, जिससे उनमें विभिन्न सुविधाएं दी जा सके। रावत ने कहा कि उत्तराखंड के स्कूलों में भगवत गीता, रामायण, वेदों की शिक्षा, संस्कृत आदि पढ़ाया जाएगा। बच्चे अपनी रुचि के साथ पढ़ सकते हैं। वहीं कंप्यूटर लैब, रोजगार शिक्षा भी बच्चों को दी जाएगी। क्या अब शिक्षा में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अब ओरिएंटेड कोर्स भी चलाए जा रहे हैं। बच्चों के लिए व्यावसायिक शिक्षा भी दी जा रही है, बच्चों के लिए कंप्यूटर शिक्षा भी दी जा रही है। 1 महीने में 1 दिन बैगलेस डे भी घोषित किया गया है। बच्चे अगर साइंस के साथ कॉमर्स लेना चाहते हैं तो वो भी विकल्प दिया गया है। तो जो जो बच्चों की डिमांड है वो पूरे प्रदेश में हम लोग पूरी करें। देखिए, सरकारी स्कूलों में अब टीचरों की भी कमी नहीं है। अभी हम लोगों ने 2900 बेसिक टीचरों की नियुक्ति कर चुके हैं
और देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जहां कि हम 11 बच्चों पे एक टीचर दे रहे हैं। भारत सरकार ने 30 बच्चों पे एक टीचर दे रहे हैं और हमारे राज्य में हम 11 बच्चों पे एक टीचर दे रहे हैं। तो हमें चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हो, उसके लिए जो भी सरकार की तरफ से प्रयास किए जाएंगे वो किए जाएंगे। बीते कुछ वर्षों से उत्तराखंड का तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कई ऐसे पहलू हैं जिनके जरिए प्रदेश के तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खासतौर पर यदि ग्लेशियर या हिमनदों की बात करें तो बढ़ते तापमान की वजह से ये तेजी से घट रहे हैं, जो कि भविष्य में समुद्र के बढ़ते जलस्तर और पीने के पानी में गिरावट लाने का काम करेगा। वादिया इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट मनीष मेहता ने इसे एक बड़ा खतरा बताया है। यदि इस बढ़ते तापमान की रोकथाम के लिए कुछ प्रयास नहीं किए गए तो भविष्य में ये बेहद घातक साबित हो सकता है। बेसिकली अगर ग्लेशियर रिट्रीट की बात करेंगे तो ग्लेशियर्स एक सब लोग जानते हैं कि भाई ग्लेशियर जो है करीब करीब जो है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जो है 70% जो है फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है। मतलब मैक्सिमम जो फ्रेश वाटर है वो ग्लेशियर्स में ही है आज की डेट में। अगर ग्लेशियर ख़त्म हो जाते हैं या रिट्रीट होकर के ख़त्म हो जाते हैं तो आपका वाटर का डिस्चार्ज जो है वो कम हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि भाई हिमालयन क्षेत्र में बेसिकली हिमालय में हिंदुस्तान से लेकर और आपका पाकिस्तान, चाइना और इस रीजन में जितने भी लोग हैं, नेपाल, तो लगभग जो है 1.2 बिलियन पीपल जो है ग्लेशियर डिस्चार्ज पे डिपेंड करते हैं। अगर ये ख़त्म हो गया, डिस्चार्ज कम हो गया, तो भाई ये नॉर्मल सी बात है कि भाई पानी की आपको कमी हो जाएगी। पानी की कमी होने की वजह से जो है बहुत सारे नुकसान हमको झेलने पड़ सकते हैं। क्या चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। हरिद्वार नगर निगम के जमीन खरीद घोटाले में जल्द बड़ा एक्शन हो सकता है। सीनियर आईएएस रणवीर सिंह चौहान ने अपनी जांच रिपोर्ट सचिव शहरी विकास को सौंप दी। जांच रिपोर्ट में तत्कालीन प्रशासक और एसडीएम की भूमिका संदिग्ध है, जबकि इस मामले में नगर निगम के 4 अधिकारी पहले ही सस्पेंड किए जा चुके हैं। बड़ी कार्रवाई के अंदेशे से नगर निगम हरिद्वार और जिला प्रशासन के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं हरिद्वार की मेयर भी जांच से बेहद संतुष्ट हैं। मेयर का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर निष्पक्ष जांच हुई है। उम्मीद है कि दोषी अधिकारियों पर जल्द कार्रवाई होगी। रुड़की के भगवानपुर टोल प्लाजा पर हंगामा हुआ। बताते चलें, खबर रुड़की से है, जहां एक बार फिर भगवानपुर टोल प्लाजा पर हंगामा हो गया, जिसको लेकर टोल प्लाजा के जीएम सौरभ यादव ने बताया कि कमर्शियल वाहनों को टोल देना जरूरी होगा। हालांकि लोकल गाड़ियों को पहले की तरह छूट मिलेगी, पर कमर्शियल वाहनों की टोल टैक्स फीस देनी ही होगी। जीएम सौरभ यादव ने कहा कि किसान यूनियन की आड़ में चल रही फर्जी गाड़ियों पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। हालांकि टोल कंपनी ने लोकल वाहन स्वामियों को पास बनाने के लिए इनवाइट किया है। ऐसा था, ये भगवानपुर टोल प्लाजा है जो कि हम लोगों ने 27 तारीख में सुबह 8 बजे टेक ओवर किया है। तो इसमें एक परसों के दिन ही हमारे साथ में बात आई थी। कॉमर्शियल एक गाड़ी थी, वो छोटा हाथी पिकअप टाइप थी, गैस एजेंसी की गाड़ी थी। तो उसको कुछ लोगों का कहना ये था कि इसको आप फ्री निकाल दीजिए। इधर उधर से हमारे पास कॉल भी आए उस गाड़ी के लिए। हमने मना कर दिया कि हम नहीं निकाल पाएंगे, इसको फ्री नहीं निकाल पाएंगे किसी भी तरह। कॉमर्शियल व्हीकल है तो हम फ्री नहीं कर पाएंगे। तो संदेश किस तरह का देना चाहते हो, जिसको यहाँ पर लोकल में संदेश देना चाहिए? लोकल के लिए तो संदेश जैसे पहले चल रहा था, लोकल की तो प्राइवेट गाड़ी जो भी है जितनी भी फ्री चलती है पहले से चली आ रही है। आधार कार्ड अपनी आईडी दिखा के वो पहले से निकल रही है, अभी भी निकल रही है, उसमें कोई इशू है ही। चार्ज किन गाड़ियों पर लगेगा? चार्ज कॉमर्शियल व्हीकल तो सब पे लगेगा, बाकी अदरवाइज जो लोकल व्हीकल नहीं है उन पर प्राइवेट गाड़ियों पर भी चार्ज है। हरिद्वार के सराय में चल रहे एक मेले में अश्लील डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। इमरान नाम के शख्स के द्वारा प्रशासन से मेले में झूला लगाने की परमिशन ली गई थी, लेकिन इस परमिशन की आड़ में बाहर से डांसर बुलाकर अश्लील डांस कराया जा रहा था। स्थानीय लोगों की शिकायत और सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मेले को बंद कर दिया है। साथ ही आयोजक इमरान को कड़ी फटकार लगाते हुए सख्त हिदायत भी दी गई है।
खबर हरिद्वार से है, जहां एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। बताते चले, हरिद्वार में चार धाम यात्रियों से भरी ट्रैवलर टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गई। यात्रियों से भरा टेम्पो ट्रैवलर दिल्ली से ऋषिकेश जा रहा था, लेकिन रानीपुर झाल के पास टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। टेम्पो में सवार 10 यात्री हादसे में घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा। फिलहाल अभी सभी यात्रियों को उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। हालांकि एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का इलाज चल रहा है। वाहन पलटने का कारण ओवर स्पीड बताया जा रहा है। पुलिस ने क्रेन की मदद से सड़क पर पलटे टेम्पो ट्रैवलर को हटाया। फिलहाल सभी यात्रियों के हालात में सुधार है। हरिद्वार में चैन स्नैचिंग के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। बता दें, हरिद्वार में एक बार फिर बाइक सवार स्नैचर ने महिला के गले से चैन स्नैचिंग की है, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर स्नैचर अनियंत्रित होकर बाइक समेत सड़क पर गिर गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शिवालिक नगर में दो महिलाएं स्कूटी से जा रही थी, तभी पीछे से आए एक बाइक सवार युवक ने महिला के गले से चेन झपटने की कोशिश की। इसी बीच तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित हो गई और आरोपी युवक गिर गया। आरोपी के गिरने पर महिलाएं और आसपास मौजूद दूसरे लोग उसके पीछे भागने लगे, लेकिन वो जैसे तैसे बाइक लेकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी चैन स्नैचर और उसके दूसरे साथी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी अली खान और गुलनवाज पुताई का काम करते हैं। आरोपी इसके अलावा भी चैन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।